नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बी एच आई 142 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रारंभिक आधुनिकता तोकुगावा काल। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो यह पढ़ाया जाएगा कि जापान के राजनीतिक इतिहास में तोकुगावा वंश का क्या योगदान रहा। तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जापान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, जापान की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ाई जाएगी। तो देखो, इससे पहले मैं ये चैप्टर शुरू करूँ, आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर ना बहुत आसानी से समझ में आए। तो देखो, जब हम जापान की राजनीतिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें पता है क्या पता चलता है कि सबसे पहला जो पद है वो आएगा राजा का। राजा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद आएगा जापान में, वो पद आएगा प्रधान सेनापति का। अब जो ये प्रधान सेनापति होते थे, इन्हें शोगुन के नाम से जाना जाता था। यानी कि सेनापति के पद को किस नाम से जाना जाता था? शोगुन के पद से जाना जाता था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, वो पद होता था दाइमो का। यानी कि पहला पद किसका होता था? राजा का पद होता था। दूसरे पे कौन आते थे? शोगुन आते थे, जो कि एक प्रधान सेनापति होते थे। तीसरे नंबर पर किसका पद आता था? दाइमो का। अब जो ये दाइमो थे, ये दाइमो कौन थे? दाइमो थे बड़े बड़े जमींदार वर्ग, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मिल्कियत थी। तो जो बड़े बड़ा जमींदार वर्ग था, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्कियत थी, जिनकी बहुत सारी ज़मीनें थीं, उन्हें कहा जाता था दाइमो। इन दाइमो का भी ना अधिकार बहुत तगड़ा होता था, इनकी पावर बहुत तगड़ी होती थी। इवन कुछ दाइमो तो अपने पूरे के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल भी करते थे। यानी कि जापान की राजनीति में कितने बड़े बंदे हो गए? 3 बड़े बंदे हो गए। सबसे पहला कौन है? राजा है। दूसरा कौन है? प्रधान सेनापति, जिसे शोगुन कहेंगे। बार बार बात कह रहा हूं मैं, शोगुन के नाम से ध्यान रखना जब चैप्टर में शोगुन आएगा। तीसरी श्रेणी किसकी होगी? दाइमो की होगी। दाइमो कौन होंगे? बड़े बड़े जमींदारी वर्ग। चौथे आएगा नाम सामुराई। सामुराई होंगे साधारण सैनिक। तो 4 लोग जापान की राजनीति के आसपास घूमेंगे, या फिर इन 4 लोगों के आसपास जापान की राजनीति घूमेगी, जिनमें सबसे पहले राजा होगा, उसके बाद नंबर आएगा शोगुनों का, तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? डैम्यो आएंगे, और चौथे नंबर पर कौन आएंगे? सामुराई, जो कि साधारण सैनिक होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी चीज़ और समझ लो ताकि ये चैप्टर और आसानी से समझ में आए आपको। देखिए, सम्राट जो था ना, उसकी धीरे धीरे करके सत्ता कमज़ोर हो गई। उसकी सत्ता कमज़ोर होने का कारण ये था कि ये जो बड़े बड़े सेनापति थे, यानी कि जो बड़े बड़े शोगुन थे, इन्होंने धीरे धीरे करके ना अपनी सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। और जापान का जो राजा था, ये जापान का राजा सिर्फ नाम मात्र का राजा रह गया। अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिदेयोशी। तो हिदेयोशी की मृत्यु के बाद जो ये जमींदारी वर्ग था ना, इसमें तोकुगावा परिवार जो था, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यानी कि जो तोकुगावा परिवार है, पहले एक जमींदारी वर्ग था, और जो ये जमींदारी वर्ग यानी कि एक दैम्यो परिवार था, जिसकी बहुत बड़ी मिल्कियत थी। तो इन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने अपनी संपत्ति के दम पर, अपनी पावर के दम पर, हिदेयोशी की मृत्यु के बाद बड़े वाले सेनापति का पद धारण कर लिया, और ये नाम था तोकुगावा इयासु। तो तोकुगावा परिवार की जो नींव रखी है, वो तोकुगावा इयासु ने रखी है। जबकि पहले तोकुगावा क्या था? एक बड़ा जमींदार वर्ग था, एक बहुत बड़ा दैम्यो था। लेकिन जैसे हिदेयोशी की मृत्यु हुई, उसके तुरंत ही बाद इसने प्रधान सेनापति का पद भी धारण कर लिया। और आपको पता ही है, राजा की जो सत्ता थी, ये नाम मात्र की थी। राजा के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, वो नाम मात्र का सम्राट था, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। तो इस प्रकार से तोकुगावा इयासु, जो कि पहले एक दैम्यो था, पहले एक जमींदार था, उसने प्रधान सेनापति का पद धारण कर लिया। और उसके बाद जापान के पॉलिटिकल सिस्टम को इसने अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। और यहीं से शुरू होता है ये चैप्टर। ये इस चैप्टर की अब तक थीम थी जो मैंने आपको बताई। तो अब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में क्या लिखा है वो। तो तोकुगावा इयासु, जो कि दाइमो शासन प्रणाली की नींव रखेगा। इतना ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि तोकुगावा वंश की नींव रखेगा। कौन? तोकुगावा इयासु। तोकुगावा इयासु जापान में जिस सिस्टम को लागू करेगा, उस सिस्टम को बाकुहान सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, या फिर इसे बाकुफु व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या होगा? तो देखो, इस व्यवस्था में सम्राट होगा, सम्राट नाम मात्र की शक्ति रखेगा। इसके बाद पूरी की पूरी जो प्रशासन प्रणाली है, वो जमींदारी वर्ग से चलेगी। हर एक जमींदार का अपनी अपनी जमीनों पर कंट्रोल होगा, और वो वहां से टैक्स किसको देंगे? वो वहां से टैक्स तोकुगावा को देंगे, तोकुगावा इयासु को देंगे, यानी कि शोगुनों को देंगे। और उसके बाद उनमें से कुछ स्रोत किसके पास जाएगा? राजा के पास। यानी कि राजा, शोगुन
और ज़मींदारी जो ये व्यवस्था है, इस पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे पूरे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहा जाएगा बाकुफू व्यवस्था या फिर बाकुहान व्यवस्था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे कह भी रहा है कि जो बाकुहान व्यवस्था है ये केंद्र सरकार और सामंती जितने भी सामंती जागीरदार हैं, जितने भी सामंती जमींदार हैं, इनसे जुड़ी व्यवस्था है। इस ये राजनीतिक ढांचे में एक ऐसी व्यवस्था है जो तोकुगावा की केंद्रीय सरकार और सामंती सरकारों के बीच संतुलन पर क्या है, निर्भर है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी, जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, कि जो बाकुहान सिस्टम है या बाकुफू सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम राजा और जागीरदारों के बीच संतुलन शक्तियों पर निर्भर करता है। हालांकि इसकी सीमा पर बड़े बड़े विद्वानों की बहस है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो दाइमो थे इन्हें बड़े पैमाने पर कंट्रोल किया गया था, कुछ कहते हैं नहीं, इन्हें स्वतंत्रता दी गई थी, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तोकुगावा इयासु की अगर बात करूं तो तोकुगावा इयासु ने अपने पूर्वाधिकारियों की तुलना में सम्राट से सबसे ज़्यादा शक्तियां हासिल करी। यानी कि तोकुगावा इयासु से पहले जितने भी शोगुन रहे हैं, जितने प्रधान सेनापति रहे हैं, उनकी इतनी पावर नहीं थी जितनी पावर तोकुगावा इयासु ने सम्राट से ले ली। एक तरीके से देखा जाए तो तोकुगावा इयासु ने जापान की राजनीति को पूरी तरीके से खुद के कंट्रोल में कर लिया। उसने सबसे पहले शाही घराने को नियंत्रित किया ताकि सम्राट की शक्तियां ना बढ़ जाएं। वैसे तो जो ये उपाधियां मिलती हैं, इस उपाधियों में सत्ता नहीं होती है, लेकिन तोकुगावा ने ना सिर्फ ये उपाधियां प्राप्त करी राजा से, बल्कि साथ ही साथ राजा की शक्तियां भी इसने प्राप्त कर ली। इसने प्रत्येक ओहदे के लिए, प्रत्येक ग्रुप के लिए, चाहे वो शाही घराना हो, चाहे वो अभिजात्य वर्ग हो, चाहे वो सामुराई हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबके लिए नियम बनाए ताकि सबको कंट्रोल कर दे। किसी की पावर बढ़े ही ना, ना राजा की बढ़े, ना ही सामुराई, सामुराई कौन थे? सैनिक थे, ना किसानों की, ना जमींदारों की, ना ही व्यापारियों की, किसी की पावर नहीं बढ़नी चाहिए। इसने सबके लिए नियम निर्धारित कर दिए, सबके लिए रूल और रेगुलेशन ला दिए। किसने? तोकुगावा इयासु ने। इतना ही नहीं, इसने भिक्षुओं को, जो बौद्ध भिक्षु थे यहाँ पर, इतना ही नहीं, जो बौद्ध मंदिर थे उन सबको विनियमित कर दिया। इतना ही नहीं, जो समाज से बहिष्कृत लोग थे उन्हें भी कुछ सीमाओं तक सीमित कर दिया। यानी कि ये चाहता ही नहीं था किसी प्रकार से दंगे फसाद हों, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े हों, या किसी प्रकार से उसकी सत्ता को कोई चुनौती दे। इसलिए उसने शासक वर्ग से लेकर साधारण वर्ग तक सबके लिए नियम निर्धारित करे। किसने? तोकुगावा इयासु ने। तोकुगावा घराने के जब इतिहास पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि तोकुगावा परिवार ने अपने स्वयं के क्षेत्रों पर तो प्रत्यक्ष शासन किया, यानी कि जितने क्षेत्र, यानी कि जितनी जमींदारी इनके पास थी, मैंने पहले बता दिया आपको, तोकुगावा इयासु पहले दाइमो था, यानी कि ये एक बहुत बड़ा जमींदार था। तो इसकी जो अपनी जमीनें थी वहां का तो इसने राजा बनकर शासन किया, और जबकि पूरे जापान पर शोगुन पद पर धारण करते हुए इसने अपने रूल और रेगुलेशन चलाए। अगर हम तोकुगावा घराने की जमीन की बात करेंगे तो देखो भाई, यहाँ पर जो जमीन थी ना, ये कोकू के नाम से उपजाई जाती थी, वो कोकू के नाम से मापी जाती थी। और एक कोकू का मतलब था कि एक कोकू में लगभग 150 किलो चावल उत्पादित होंगे। यानी कि जो जमीन नापने की इकाई थी वो क्या थी? कोकू थी। और एक कोकू का मतलब क्या था कि एक कोकू में 150 किलो चावल, यानी कि 1.5 क्विंटल चावल का उत्पादन होगा। और इसकी पता है कितनी बड़ी मिल्कियत थी, कितनी बड़ी जमीन थी तोकुगावा घराने की? ये थी 4 मिलियन कोकू से भी अधिक। यानी कि इनके पास इतनी जमीन थी जिस पर 4 मिलियन कोकू से अधिक चावल उपजाता था। तो जापान में जो है खेती को मापने की इकाई क्या थी? कोकू थी। कि भैया एक कोकू में कितना चावल उत्पादित होता है? एक कोकू में 1.5 क्विंटल, यानी कि 150 किलो चावल उत्पादित होता है। और अब आप लगा लो कि कितना बड़ा घराना होगा तोकुगावा घराना, जिनके पास 4 मिलियन कोकू से अधिक जमीन थी। समझ गए बात को? एक क्षेत्र की उत्पादकता और एक क्षेत्र का जो राजस्व है वो चावल के रूप में होता था। यानी कि एक क्षेत्र के टैक्स की जो गणना होती थी वो उस क्षेत्र में कितने चावल को उपजाया जा रहा है उससे होती थी। दाइमों के जैसे हमारे यहाँ होता है ना, 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर ये देखते थे कि चावल का उत्पादन कितना हो रहा है, और चावल के उत्पादन के हिसाब से ही टैक्स भी निर्धारित किया जाता था। दाइमों के पास अपनी जागीर के आकार को आधार पर 10,000 कोकू या उससे अधिक का वार्षिक राजस्व था। यानी कि जो साधारण दाइमो होते थे उनके पास 10,000 का कोकू तक जमीनें होती थीं, लेकिन तोकुगावा के पास 4 मिलियन कोकू से भी अधिक जमीन थी। यानी कि लगभग एक चौथाई उपलब्ध जमीन इनके पास ही थी। इसी प्रकार से जापान के प्रमुख शहरों की बात करोगे तो वहाँ पर सोने और चांदी की, तांबे की खाने भी थीं। और इन खानों पर जो कंट्रोल था वो पूरा का पूरा कंट्रोल तोकुगावा घराने का ही था। तो इससे पता चल गया आपको कि जापान के राजनीतिक इतिहास में जो तोकुगावा थे ये कितने पावरफुल थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी थी। इतने ही नहीं, सम्राट से इन्होंने शोगुन पद भी धारण कर लिया था, और सम्राट से लेकर साधारण सैनिकों तक, साधारण लोगों तक, सबके लिए नियम और विनियम निर्धारित कर दिए गए थे।
अब हम पढ़ते हैं जापान के दाइमो के बारे में, यानी कि तोकुगावा काल के दौरान दाइमो की कितनी श्रेणियां थीं। तो तोकुगावा परिवार के दौरान, यानी कि तोकुगावा परिवार जब शासन कर रहा था उस दौरान दाइमो की 3 श्रेणियां थीं, यानी कि दाइमो को 3 भागों में बांटा गया। एक दाइमो वो थे जो रक्त संबंधी जुड़े थे। तो जो रक्त संबंधी थे, अपने ही रिश्तेदार थे, अपने ही नातेदार थे, इन्हें वफादार जागीर के नाम से जाना जाता था, या फिर इन्हें फुदाई के नाम से जाना जाता था। यानी कि फुदाई कौन थे? ये वफादार जागीर थे। इसके अलावा जिन्होंने तोकुगावा का विरोध किया उन्हें कम वफादार माना जाता था, ये शहर के बड़े बड़े जागीरदार थे। तो दाइमो की टोटल कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। पहले थे रक्त संबंधी, रक्त संबंधी में अपने रिश्तेदार और नातेदार आते थे। दूसरे थे वफादार जागीर, वफादार जागीर जिन्हें फुदाई के नाम से जाना जाता था, ये कभी भी विरोध नहीं करते थे। और तीसरे नंबर पर आते थे जिन्होंने तोकुगावा का विरोध किया, ये कम वफादार माने जाते थे, और ये लोग थे बाहर के जागीरदार जिन्हें तोजामा भी कहा जाता था। तो रक्त संबंधियों की अगर बात की जाए, यानी कि जितने भी ऐसे लोग थे जो कि तोकुगावा परिवार के रिश्तेदार थे या नातेदार थे, उन्हें 10% भूमि जापान की कंट्रोल करने के लिए दे दी गई, और उन्हें बड़े बड़े शहर जैसे क्योतो, ओवारी, कियाई और इचिजन जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जापान के, उन सभी क्षेत्रों पर कंट्रोल कर दिया गया। यानी कि जापान के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, हालांकि भले ही 10% ही जगह थी, इन सब पर इस क्षेत्र पर कौन कंट्रोल करेगा? इन सब पर जो अपने रिलेटिव्स होंगे, नातेदार होंगे, उन सबको। दूसरे नंबर पर फुदाइयों को रखा जाता था जो कि वफादार जागीर होते थे। इन्हें 26% भूमि 26% भूमि आवंटित की गई थी, और महत्वपूर्ण रणनीतिक पदों पर भी इनको रखा गया था। इसके अलावा जो बाहरी जागीरदार थे, कम वफादार थे, उनके सहयोगियों को 38% भूमि दी गई थी। तो दाइमो की कितनी श्रेणियां थी जापान में? तो दाइमो की 3 श्रेणियां थी। एक थे रक्त संबंधित, एक थे वफादार, और एक ऐसे थे जो कम वफादार थे। इसके अलावा ये जो जितने भी दाइम्यो थे या फिर जितने भी दाइमो थे, ये सब तोकुगावा के प्रति शपथबद्ध थे, यानी कि एक शपथ के माध्यम से ये जुड़े थे। प्रारंभिक वर्षों में जो जमीनें थी इन्हें हस्तांतरित की गई थी। कई बार इन दाइमों पर कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ट्रांसफर भी किया जाता था, यानी कि इनकी जमीनों का ट्रांसफर भी किया जाता था, हस्तांतरण भी किया जाता था कि हाँ भाई अब तुम इस जगह से नहीं इस जगह पर शासन करोगे, अब इस जगह पर नहीं इस जगह पर शासन करोगे। तो ऐसे करके ना अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें भेजा जाता था ताकि ये किसी एक क्षेत्र पे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं। इतना ही नहीं, तोकुगावा ने पता क्या करा था? तोकुगावा ने ये करा था कि एक वैकल्पिक उपस्थिति की अवधारणा करी थी कि साल में एक बार जितने भी दाइमो हैं इन सभी को राजधानी में कुछ दिनों तक आकर रहना पड़ेगा। और उस समय जापान की जो राजधानी थी वो ईदो थी, जिसे आज टोक्यो के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो वैकल्पिक उपस्थिति थी, इस वैकल्पिक उपस्थिति को साकिन कोताई के नाम से जाना जाता था। ये दाइमो को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी कि साल में एक बार कुछ दिनों तक ये जितने भी दाइमो हैं इन सबको आकर राजधानी एदो में रहना पड़ेगा, जो कि आज के टोक्यो के नाम से जानी जाती है। और जब ये ना दाइमो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे काम करने के लिए, अपने अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए, तो इन्हें अपने परिवार को ना अपनी राजधानी में ही छोड़ना पड़ेगा। ये सब इसलिए किया गया था ताकि कोई भी दाइमो सत्ता के लिए क्या ना हो जाए, सत्ता के लिए हिंसक ना हो जाए। क्योंकि देखो, तोकुगावा खुद ही एक दाइमो था और उसने आगे चलकर सत्ता अपने हाथ में कंट्रोल कर ली, तो उसे ये भी तो डर होगा कि कहीं आगे चलकर कोई दाइमो दूसरा ना हो जाए और वो मेरी सत्ता ना छीन लें। इसलिए वो दाइमो को कंट्रोल कर रहा है। और पता है क्या कह रहा है कि जितने भी दाइमो है वो साल में एक बार कहाँ पर आकर रुकेंगे? राजधानी एदो में आकर रुकेंगे, जिसे आज टोक्यो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो दाइमो बाहर जाकर शासन करेगा तो उस समय उसका परिवार बंधक के रूप में रहेगा, यानी कि एक तरीके से दाइमो को ना बंधक बनाया जा रहा है ताकि वो किसी प्रकार से सत्ता के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। तो ये तो रही यहाँ की हान प्रणाली, जिसमें हमने दाइमो की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा, वैकल्पिक उपस्थिति के बारे में पढ़ा और तोकुगावा परिवार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तोकुगावा काल की प्रशासनिक संरचना कैसी थी, यानी कि प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो मैंने आपको बताया था प्रधान सेनापति का पद किस नाम से जाना जाता था? शोगुन। तो प्रशासन का नियमितीकरण ऐसे किया गया कि धीरे धीरे शोगुन की सत्ता कमजोर हो जाए और प्रशासनिक अधिकारी हैं इन्हें प्रभावहीन कर दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो तोकुगावा परिवार को क्या करे, उसको विरोध करे, उसके अपोजिशन में खड़ा हो पाए। शोगुनों ने प्रारंभिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे ये सत्ता किसके पास चली गई? उन प्रशासनिक प्रमुखों के पास चली गई जो पूरे के पूरे प्रशासन को चलाते थे। इनके बड़े बड़े पद थे जैसे महाप्रबंधक यानी ग्रैंड चैम्बलैन, बाद में मुख्य परिषद। धीरे धीरे ओहदों का जो महत्व है वो बढ़ता चला गया और जो नौकरशाही थी, जो सरकारी कर्मचारी थे, इन सब का धीरे धीरे पावरफुल हो जाना। तो ये धीरे धीरे जो पावरफुल हो गए, इसी वजह से ना तोकुगावा काल का पतन भी हो जाएगा। यानी कि तोकुगावा के पतन का सबसे बड़ा कारण यही रहेगा
कि ये पता है क्या करेगा, सबके कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी बना देगा और धीरे धीरे करके इन अधिकारियों को ही सबसे ज़्यादा संपत्ति मिल जाएगी और ये अधिकारी आगे चलकर पावरफुल हो भी जाएंगे। तो अगर हम तोकुगावा काल की प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर शोगुनों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। उसका रीज़न यही है कि बड़े बड़े अधिकारियों के पास सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा और ये अधिकारी धीरे धीरे बड़े महत्व के हो जाएंगे। ये अधिकारी मध्यम या छोटी जागीरदारी के शासकों में से थे, यानी कि जो छोटे छोटे जमींदार थे उन जमींदारों में से ही ये बड़े बड़े अधिकारी बनाए गए थे। और आगे चलकर इन अधिकारियों ने पता धीरे धीरे क्या करा, इन अधिकारियों ने धीरे धीरे ना हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये देखा कि जो घराने तोकुगावा घराने को वारिस दे सकते हैं उनको पदों से बाहर कर दिया, ताकि इनका जो जुड़ाव है वो तोकुगावा परिवार से हो ही ना। इतना ही नहीं, इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने अधिकारियों की समवर्ती नियुक्तियां करी। समवर्ती नियुक्ति का मतलब यह है कि एक अधिकारी दो से ज़्यादा पद भी रख सकता है, एक अधिकारी विभिन्न कार्य कर सकता है, एक अधिकारी को कभी भी अदला बदला जा सकता है। उसका रीज़न यही था क्योंकि ये अधिकारी धीरे धीरे करके खुद को कंट्रोल में कर रहे थे। हालांकि तोकुगावा जो परिवार है ये इन अधिकारियों का क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि धीरे धीरे करके सत्ता अधिकारियों के पास चली जा रही है। प्रशासन की दृष्टि से तोकुगावा प्रणाली एक राष्ट्रीय सरकार थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी दाइमो की सरकार थी। शीर्ष पद पर शोगुन ने दोनों ही कार्य किए, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाई और एक दाइमो की सरकार भी चलाई। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जापान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और उस पर कैसे तोकुगावा इयासु ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। सन 1603 में इस वंश की स्थापना हुई। फिर दाइमो कितने भागों में बटे हुए हैं, वैकल्पिक उपस्थिति क्या थी और प्रशासनिक संरचना क्या थी। अब हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तोकुगावा परिवार की आर्थिक व्यवस्था। तोकुगावा परिवार जब शासन करेगा तो उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी जापान की। अब तक जो क्वेश्चन बने वो ये बने, दाइमो हान प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो दाइमो हान प्रणाली की प्रमुख विशेषता में आप क्या बताओगे, वो बताओगे आप तोकुगावा इयासु ने किस प्रकार से शासन किया, शोगुन का पद धारण कर लिया और किस प्रकार से उसने प्रत्यक्ष शक्ति का इस्तेमाल करा, एक साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए उसने रूल और रेगुलेशन बनाए और शासक वर्ग को कंट्रोल कर लिया। दाइमो की विभिन्न श्रेणियाँ कितनी थी, तो 3 श्रेणियाँ थी, यहाँ पर आप ये बताओगे। और संकीर्ण कोताई क्या थी, तो संकीर्ण कोताई थी वैकल्पिक उपस्थिति, जिसके माध्यम से जितने भी दाइमो थे उन्हें राजधानी एदो में रहना पड़ता था और जब वो बाहर जाते थे तो अपने परिवार को छोड़कर जाते थे। तो इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब हम पढ़ेंगे तोकुगावा वंश के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखो, जब हम तोकुगावा अर्थव्यवस्था की बात करते थे उस समय जापान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण थी और लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर चेंजेस आएंगे। ये माना जाता है तोकुगावा टाइम पीरियड जो है ये जापान की आधुनिकता की शुरुआत है। तो देखो, तोकुगावा वंश जब शासन स्थापित करेगा सन 1603 में, तो उस समय यहाँ पर शांति रहेगी और समृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर किलेबंद शहरों का निर्माण होगा, औद्योगिकरण का विस्तार होगा, नगरीकरण का जन्म होगा, बड़े पैमाने पर यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो राजधानी एदो थी इसकी जनसंख्या 10 लाख थी और उस दौरान दुनिया के सबसे बड़े शहरों में ये जानी जाती थी। शहरों में ना पता है क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी और शिल्पकार दुकानदार ये बड़े पैमाने पर क्या होंगे, शहरों की ओर आकर्षित होंगे। उस समय जापान के जो प्रमुख शहर होंगे उनका नाम होगा ओसाका, क्योतो, कनजावा, सोंदाई, कागोशिमा। ये बड़े बड़े जो शहर थे इन्हें किलेबंद रखा गया था, चारों तरफ से दीवारों का निर्माण करवाया गया था। इन सब की जो आबादी थी सबकी 50,000 से अधिक आबादी थी और ये सारे के सारे जो शहर थे ये सड़कों के माध्यम से समुद्री मार्गों तक क्या थे, जुड़े हुए थे। जब हम नगरीकरण की बात करेंगे, नगरीय संस्कृति की बात करेंगे, तो देखो जापान में जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे ना या छोटे व्यापारी होते थे इन्हें नीच निगाह से देखा जाता था। उसका रीज़न पता है क्या था, उसका रीज़न ये था, ये माना जाता था ये व्यापारी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, व्यापारी हमेशा परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रह के ही खाते हैं। लेकिन ना ये सब कहने वाली बात थी। जापान के जो शुरुआती उद्योगपति थे ना ये बहुत कठिन परिश्रम करते थे और जापान की सामाजिक व्यवस्था को ना डेवलप करने में इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि जापान की सोसाइटी जो आज डेवलप्ड सोसाइटी है उस सोसाइटी को विकसित करने में जापान के व्यापारियों का योगदान था, भले ही उन्हें सम्मान की नज़रों से शुरुआत में नहीं देखा जाता था। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का नाम लूंगा यहाँ पर जो कि दिया हुआ है, मिशुई तोशित्सुगु। तो जो मिशुई तोशित्सुगु था इसने पता है क्या करा, इसने इचागाया नाम की एक जगह पर वस्त्र की दुकान खोली और आज आप उसी ब्रांड को मित्सुबिशी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो आज मित्सुबिशी कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अरबों अरब डॉलर का जो इसका टर्नओवर है, ये पहले कपड़े के व्यापारी कपड़े की एक दुकान से शुरू हुई। कब, सन 1627 में। अब आप लगा लो कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है आज वो इतनी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक क्यों है।
उन्हीं व्यापारियों को जिन्हें पहले नीच निगाहों से देखा जाता था, उन्हीं व्यापारियों ने इस समाज की अर्थव्यवस्था को उठाने में योगदान दिया। तो तोकुगावा अर्थव्यवस्था में नगरीकरण या नगरीय संस्कृति कैसी है? ये व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। जब हम तोकुगावा की सोसाइटी का अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। यहाँ पर सामुराई भी हैं, यानी कि छोटे छोटे कौन हैं, छोटे छोटे सैनिक भी हैं। सामुराई छोटे छोटे सैनिकों को कहा जाता है। किसान भी हैं, कारीगर भी हैं, व्यापारी भी हैं। इस तरीके से यहाँ की सोसाइटी जुड़ी हुई है। यहाँ का जो एक छोटा सा वर्ग है उसे कुगे कहा जाता है या कुलीन वर्ग कहा जाता है, जो कि क्योटो में था। इसी प्रकार से योद्धा जो थे वो सामुराई थे। इनकी संख्या लगभग 4 लाख थी और ये ज़्यादातर शहरों में रहते थे। इन सामुराइयों को वैसे पेंशन तो मिलती थी, लेकिन फिर भी इनकी स्थितियां बड़ी गरीब थी, क्योंकि ये छोटे सैनिक थे तो इनकी ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी वजह से ये खेती भी कर लेते थे और शिक्षण से जुड़ा हुआ, यानी कि सिखाने से जुड़ा हुआ कोई पेशा भी अपना लेते थे। सबसे ज़्यादा व्यापारियों की समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि ये बड़े बड़े शहरी केंद्रों में होंगे और सबसे ज़्यादा रोजगार इन्हीं के पास होगा। इसके अलावा जो दाइमे होंगे वो तो धनी होंगे ही होंगे। शहरीकरण की वजह से क्या होगा, एक बड़ा वर्ग क्या होगा, जापान में विकसित होगा। और ये सारे वर्ग होंगे जिसमें दुकान में काम करने वाले लोग होंगे, दिहाड़ी मजदूर होंगे। क्योंकि देखो, जब जब व्यापारीकरण बढ़ावा दे मिलेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, वैसे वैसे ना क्या होगा, सेवा सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ मजदूर वर्ग में वृद्धि होगी। बिल्कुल जापान में भी ऐसे ही हुआ। जापान में क्या हुआ, दुकान में काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू नौकर, बहिष्कृत समूह, ये सब धीरे धीरे करके क्या हो गए, समाज में बढ़ते गए। इसके अलावा ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी जो आवारागर्दी में लगे हुए थे। ये लोग शहरी गरीब के रूप में जाने जाते थे। समाज के हाशिए पर सबसे नीचे वे मनुष्य थे जो अशुद्ध व्यवसाय में लगे हुए थे। इसे हीन दृष्टि से देखा जाता था और इन्हें अपराधों के लिए दंडित भी किया जाता था। ये सब लोग क्या क्या थे, निम्न स्तर पर माने जाते थे जापान में। यानी कि जापान में एक बहुत बड़ा वर्ग शहरीकरण की वजह से उदय हुआ, जो कि दुकान में काम करने वाले लोगों का था, दिहाड़ी मजदूरों का था, घरेलू नौकरों का था, या ऐसे लोगों का था जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। इसके साथ साथ शहरों में कैसे लोगों की आबादी बढ़ रही थी, आवारागर्द लोगों की। इसके अलावा जो लोग अशुद्ध व्यवसायों में लगे हुए थे, या हीन लोगों का समूह था, या अपराधों के लिए जिन्हें दंडित किया गया था, उन्हें समाज में शामिल होने की दोबारा से अनुमति तो थी, लेकिन समाज में उन्हें उतना आदर नहीं मिलता था। इसके अलावा जो मनोरंजन में काम करने वाले लोग होते थे, कहानी सुनाने वाले लोग होते थे, जो वेश्याएं होती थी, इन्हें भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आगे चलकर तोकुगावा समाज में जो वेश्यावृत्ति थी, ये एक नैतिक समस्या के रूप नहीं बल्कि एक मैनेजमेंट के रूप में देखी गई और बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया गया। इनके लिए लाइसेंस भी जारी किए गए और इनके क्षेत्रों की सीमाएं भी सेट कर दी गई। जैसे कि राजधानी एदो में, येशिवारा में और क्योतो में, जो बड़े बड़े शहर थे, यहाँ पर वेश्यावृत्ति बड़े पैमाने पर चलती थी। इसके अलावा अकाल के समय में बहुत सारी चीज़ें आसानी से खरीदी जाती थी। ये जो गिसाएँ होती थी, जो वेश्यावृत्ति में औरतें लगी होती थी, इन्हें गिसाएँ कहा जाता था। ये पता है क्या है, ये अकाल के टाइम पे इन औरतों को आराम से कोई भी खरीद लेता था व्यापारी। इसके अलावा इनका बहुत जीवन कठिन होता था। हालाँकि कुछ गिसाएँ ऐसी होती थी, यानी कि ये जो गिसाएँ कौन है, ये वेश्याएँ हैं भाई, ठीक है। तो इनमें से कुछ इतनी ज़्यादा सुंदर होती थी, इतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ होती थी, इसकी वजह से ये धनवान भी बन जाती थी, क्योंकि ये धनी लोगों के संपर्क में आ जाती थी। यहाँ तक कि कई बार कुछ तो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाती थी। तो इस प्रकार से क्या तोकुगावा वंश के समय जापान की सोसाइटी थी, जिसमें एक प्रकार से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद का उदय हो रहा था। ग्रामीण संकट और शहरी गरीबी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, गरीबी रेखा से नीचे ही रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी व्यापार आगे बढ़ेगा तो एक छोटा सा वर्ग तो संपन्न होता जाएगा और बाकी सारे बंदे गरीब होते जाएंगे। तो इस दौरान जो अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो ग्रामीण संकट होगा बड़े पैमाने पर, और शहर में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गांव से बहुत सारे लोग शहरों में काम करने आएंगे, उन्हें उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जितनी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। 18वीं शताब्दी के अंत में एदो में एक प्रकार की कार्यशाला शुरू की जाएगी, जिसमें ऐसे लोगों की मदद की जाएगी जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं और गांव से आकर शहरों में रह रहे हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार की स्किल सिखाई जाएगी, नए नए कौशल सिखाए जाएंगे, ताकि इन लोगों को भी रोज़गार मिल सके। क्योंकि जो लोग बंदा खेती में काम करता था उसे स्किल्स ही नहीं थी, उसके पास कौशल ही नहीं थे, और जब उसके पास कौशल ही नहीं थे तो उसे काम कैसे मिलता, क्योंकि खाली बंदे को रोज़गार कैसे मिलेगा, जिसको कुछ नहीं आता उसे रोज़गार कैसे मिलेगा। तो ऐसे में जापान की गवर्नमेंट ने क्या करा, उसे कौशल सिखाया ताकि उन लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार से मदद प्रदान करने के अलग अलग तरीके थे। ये माना जाता है 1000 में से 4 शहरवासियों को ये मदद मिली है, यानी कि 1000 लोगों में से 4 लोगों को ऐसी मदद मिली है ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें।
इसके अलावा कुछ राहत प्रणालियों को धनी व्यापारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि कुछ लोग आगे बढ़ें। तो जब हम जापानी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे सन 1600 से लेकर 1800 के बीच की, तो इस दौरान नगरीकरण की संस्कृति बढ़ेगी और विभिन्न वर्गों का उदय होगा। कुछ बड़े बड़े शहरों का उदय होगा, जिनमें से एदो एक अलग होगा, जिसे आज जापान की राजधानी आज टोक्यो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वर्गों का भी उदय होगा, ठीक है, और लोगों को रोजगार मिले इसके लिए कुछ राहत प्रणालियां भी शुरू की जाएंगी। हालांकि इन राहत प्रणालियों का बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग हैं वो विरोध भी करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं तोकुगावा की बौद्धिक धाराएं। तो देखो तोकुगावा की बौद्धिक धाराओं की बात करें, वैसे तो समाज बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक नई विचारधारा भी आई, कन्फ्यूशियसवादी, जो कि चीन की विचारधारा से प्रेरित थी। आपने चीन का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चीन में कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा चलती थी। तो ऐसे में बौद्ध धर्म को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कन्फ्यूशियसवादी विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो आप सभी को पता है जापान में बौद्ध धर्म कहाँ से आया था, ये चीन से आया था। और कन्फ्यूशियस विचारधारा भी कहाँ से आई थी, ये कन्फ्यूशियस विचारधारा भी चीन से ही आई थी। तो यही माना जाता है कि आमतौर पर जो ये था तोकुगावा इयासु, इसने अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ इन सैन्य शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए उसने जिन विचारधाराओं की श्रृंखला अपनाई, वो विचारधारा कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है, जो कि विचारधारा चीन से अडॉप्ट की गई थी। देखो भाई, कोई भी शासक जब तक अपनी शासन नहीं चला सकता जब तक वो अपनी विचारधारा लोगों में ना ला पाए, यानी कि वो अपने कार्यों को, यानी कि अगर वो हत्याएं भी कर रहा है तो भी समाज ये कहे हाँ ये सही कर रहा है, तो उसके लिए आपको ने एक थॉट प्रोसेस लाना ही पड़ेगा। तो ऐसे तोकुगावा इयासु ने, जिसने सैन्य शक्तियों के दम पर अपना शासन चलाया, ये बहुत ही क्रूर था, लेकिन इसने ना ये जो कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा थी इसके माध्यम से अपने शासन को क्या कर दिया, लीगल साबित कर दिया, वैध साबित कर दिया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कन्फ्यूशियसवादी जो विचारधारा है ये चाइना से जुड़ी हुई है, लेकिन जापान में जो कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा है इसे हम नव कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं, और इसने बौद्ध धर्म को चुनौती दी थी। आगे चलकर एक व्यक्ति था झू शी, जिसने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया। ये एक जैन भिक्षु था और ये माना जाता है इसने फिजोवारी सिक्का की स्थापना भी करी है। इसने अपनी पाठशालाओं की स्थापना भी करी है, जिसे जापानी भाषा में शोही के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जो नव कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा आई, ये बौद्ध धर्म की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आई। बड़े पैमाने पर जो बौद्ध संप्रदाय हैं इसमें दूरियां स्थापित की गई। मंदिरों में जितने भी रिकॉर्ड थे, इन रिकॉर्डों को अलग से दर्ज किया गया, और आगे चलकर बौद्ध मंदिर जो बड़े बड़े समृद्ध थे उनकी शक्तियां सीमित कर दी गई। और इन सब में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई शिंतो संप्रदाय ने। शिंतो संप्रदाय क्या था, ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इस अवधि के जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे उनका नाम था ओग्यू सोरई। ओग्यू सोरई की अगर बात करें तो वो थोड़े से अलग थे। उन्होंने वैधानिक ग्रंथों की श्रेष्ठता पर सवाल उठाए। उस समय जो जितने भी ग्रंथ चल रहे थे, जितने भी रूल और रेगुलेशन चल रहे थे, उन पे इन्होंने सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि इन्हें नई परिस्थितियों के हिसाब से लागू करना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियों के हिसाब से समाज बदलता है और ऐसे में नए नए रूल और रेगुलेशन होने चाहिए। हालांकि जापान का जो समाज था वो अपरिवर्तनीय था, वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रेरित था, वो प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से चलना चाहिए था। लेकिन फिर भी नए नए बौद्धिक आंदोलन हुए, जिसके परिणाम था जापान आधुनिकता की ओर गया। इतना ही नहीं, पूर्व आधुनिक जापान है, यहाँ पर ईसाई धर्म भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यानी कि बौद्ध धर्म भी था, नव कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा भी थी, और क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर धीरे धीरे आने लगी। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली जापान में आए तो उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। ये माना जाता है कि शुरुआती दिनों में 3 लाख लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया गया। बड़े पैमाने पर जो सत्तारूढ़ घराने थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो इस प्रकार से जब तोकुगावा की बौद्धिक धाराएं देखोगे आप, तो पहले बौद्ध धर्म प्रचलन में था, फिर नव कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा आई जिसने बौद्ध धर्म को कंट्रोल कर दिया। फिर इसी प्रकार से क्या हुआ, तो ओग्यू सोरई ने क्या करा, जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन पर सवाल खड़े करे। इतना ही नहीं, आगे चलकर ईसाई धर्म भी यहाँ पर फला फूला। आगे चैप्टर में तोकुगावा के टाइम पीरियड में संस्कृति क्या थी, विनिमय क्या था, और आगे तोकुगावा का पतन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें दी गई हैं, जिसकी चर्चा इस चैप्टर के हम भाग 2 में करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज ये पढ़ा कि तोकुगावा शासन में सिस्टमैटिक चीज़ें कैसे थी, कैसे तोकुगावा इयासु ने तोकुगावा वंश की नींव रखी, और प्रशासनिक संरचना कैसी थी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और बौद्धिक धाराएं कैसी थीं। आगे तोकुगावा जापान में संस्कृति कैसी थी, तोकुगावा का पतन क्यों हुआ, विदेशी क्षेत्रों से क्या इनके संबंध थे, अगर थे तो कैसे थे, तोकुगावा में औद्योगिकरण कैसे शुरुआत हुई, और कैसे किसानों ने इसका विरोध किया। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो चीज़ें इतनी आसान नहीं है, चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा आसान भी हैं, लेकिन जो ये वर्ड है इसमें जैपनीज़ जो वर्ड है इसकी वजह से चीज़ें टफ हैं।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।